हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का लगभग वेग है। क्वेश्चन वापस से सुनिए। वायु में ध्वनि का लगभग वेग है। इसका सही आंसर है 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ध्वनि का वेग होता है वो लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन वापस से सुनिए। निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। इसके ऑप्शन सामने दे रखे हैं और इसका सही आंसर है लाल, यानी कि लाल रंग होती है उसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें होती है। क्वेश्चन वापस से सुनिए। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही ऑप्शन है यानी कि लंबवत। ध्वनि तरंगें होती हैं जो लंबवत होती हैं। ये तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं क्योंकि किसी माध्यम से ही संचारित होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन वापस से सुनिए। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसके ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर, यानी डी हमारा राइट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मायोपिक आँख, यानी मायोपिक आँख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है। यानी कि कौन से दर्पण या लेंस के द्वारा मायोपिक आँख ठीक की जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर है अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस है उसके द्वारा जो मायोपिक आँख होती हैं वो ठीक की जा सकती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका सही आंसर है 8 मिनट, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि 500 सेकेंड का। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के जल का नीला रंग होने का कारण है। यानी कि समुद्र का जो जल होता है उसका रंग नीला क्यों होता है। इसके ऑप्शन सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का विकिरण, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट है। जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के विकिरण के कारण समुद्र का जल होता है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के रंगों में नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसी कारण समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर है बी, आवर्ती का। देखिए हर्ट्ज होता है वो आवर्ती का मात्रक होता है, इसे सेकंड भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग प्राय नीला क्यों दिखाई देता है। इसके ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण, यानी कि आकाश का जो रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। इसके ऑप्शन सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो अधिक होने के कारण इसका फिलामेंट बनाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। इसका सही आंसर है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल से किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। हमारा क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन। शुष्क सेल्स में
किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही आंसर है रासायनिक। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा भंडारित होती है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? इसका सही आंसर है बी, यानी कि मंगल। ये मंगल ग्रह होता है जो रात को क्या दिखता है? लाल। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है अ, हेनरी बेकुरल ने। यानी कि हेनरी बेकुरल ने 1996 को रेडियोधर्मिता की खोज की थी। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। इसका सही आंसर है अ, हाइग्रोग्राफ। इसका सही आंसर क्या है? अ, हाइग्रोग्राफ। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है? निम्न ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में से एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, यानी कि नाग। नाग एक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? यानी कोई सी भी तारा होता है उसको दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? इसका सही आंसर है सी, प्रकाश वर्ष। यानी कि किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्मोग्राफ पता लगाने के लिए उपयोगी होता है? यानी सिस्मोग्राफ जो उपकरण होता है वह किसके लिए उपयोगी होता है? यानी कि उससे क्या पता लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है बी, भूकंप। यानी कि भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है अ, पारिस्थितिकी। क्या आंसर है? अ, पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राणी वैज्ञानिक एच रिटर ने सन 1868 में किया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है सी, बी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सी, बी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस होती है वो मीथेन, यानी CH4 होती है।